मिडिल ईस्ट की खबरों में सबसे पहले बात करूंगा सऊदी अरब के बारे में। पिछले कई दिनों से सऊदी अरब के कई सारे शहरों में बहुत तेज़ की बारिश हो रही है। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर देखी होंगी। जद्दा, दम्माम, मदीना शरीफ और भी कई सारे शहरों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। लेकिन सऊदी अरब की इस बारिश की चर्चा मदीना शरीफ को लेकर ज़्यादा हो रही है और ज़्यादातर वीडियोज़ भी मदीना शरीफ को लेकर ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मदीना शरीफ के अंदर तबाही आ गई है। सोशल मीडिया पर कोई कह रहा है कि भाई ये अल्लाह का अजाब है, कोई कह रहा है कि बारिश तो अल्लाह की रहमत होती है और काफ़ी सारे लोग इसको क़यामत की निशानी भी बता रहे हैं। कहीं पर भी कुछ भी ऐसा होता है तो उसको क़यामत की निशानी से जोड़ दिया जाता है। मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। दुबई के अंदर अभी जो बारिश हुई थी वहाँ पर तो वाकई में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, लेकिन दुबई की इस तबाही वाली बारिश की सबसे बड़ी वजह क्लाउड सीडिंग था। दुबई के अंदर आर्टिफिशियल बारिश बहुत ज़्यादा कराई जाती है। कैसे कराई जाती है वो मैं आपको कई दिन पहले वीडियो में बता चुका हूँ। सबसे बड़ी वजह क्लाउड सीडिंग ही रहा, जिसकी वजह से इतनी बारिश हुई और दुबई के अंदर तबाही आई। वाकई में दुबई के अंदर बारिश से तबाही हुई थी। लेकिन दोस्तों, क्या मदीना शरीफ के अंदर भी बारिश ने तबाही मचाई है? क्या मदीना शरीफ के अंदर भी अल्लाह का अजाब आया है? इस तरह की बातें बोलना भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत बड़ा गुनाह कर रहा हूँ। मदीना शरीफ के अंदर अजाब, ऐसा ख्याल करना भी मेरे लिए बहुत बड़ा गुनाह होगा, क्योंकि मदीना एक ऐसी पाक ज़मीन है जहाँ पर अल्लाह कभी भी अजाब नाजिल नहीं कर सकता। भले ही उस ज़मीन पर रहने वाले हुक्मरान जो हैं वो कितने भी गलत काम करते हों, लेकिन मेरा यकीन है और मेरा अकीदा ऐसा है कि जहाँ पर मेरे नबी के कदम पड़े हों, जहाँ पर मेरे नबी आराम फरमा रहे हों, उस जगह पर अल्लाह कभी भी अजाब नाजिल नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, इस बारिश की हकीकत यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ मदीना शरीफ में नहीं हुई है, बल्कि सऊदी अरब के और भी बहुत सारे इलाकों में हुई है। ये जो आपको बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं तो जब ऊपर से पानी नीचे की तरफ आता है तो उसकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है। तो ये जो बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं वो इसीलिए दिखाई दे रहे हैं, पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है बहुत सारे शहरों में, सड़कों पर। लेकिन मदीना शरीफ के अंदर खासकर कोई ऐसी बड़ी तबाही नहीं हुई है जैसी तबाही हमने दुबई के अंदर देखी थी। कई सारे लोगों से मेरी बात हुई है पिछले 1-2 दिन से, तो मदीना में ज़्यादा बारिश हुई भी नहीं है, बल्कि और जो शहर हैं सऊदी अरब के वहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रही है। वहाँ पर पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है, बाढ़ जैसे हालात हैं। हाँ, बारिश बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस तरह से चलाना कि मदीना शरीफ में अजाब आ गया, मदीना शरीफ में तबाही हो गई, मदीना शरीफ तबाह हो गया, बिल्कुल गलत है। मैं सभी यूट्यूबर से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि मदीना शरीफ के बारे में ऐसी चीज़ें ना चलाएं। दोस्तों, ऐसी बातों से हमारे देश की मीडिया को भी एक बहुत बड़ा मौका मिलता है। हमारा देश का मीडिया चला रहा है कि मक्का मदीना में तबाही। जब इस तरह से खबरें दिखाई जाती हैं तो काफ़ी सारे नफरती लोग खुश होते हैं कि मक्का मदीना में तबाही आ गई है। दोस्तों, ये अल्लाह की मर्जी है। बारिश क्यों हो रही है, क्या वजह है, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। लेकिन हाँ, वैसी तबाही नहीं है जैसी दुबई के अंदर आई थी। सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली हर एक तस्वीर, बताई जाने वाली हर एक बात हमेशा सच्ची नहीं होती है। हाँ, बारिश बहुत है बहुत सारे इलाकों में, और इस वीडियो को बनाने से पहले भी सऊदी अरब में रहने वाले कई सारे लोगों से मेरी बात हुई है। बारिश अभी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन मदीने में अभी इस वक्त मौसम ज़्यादा ख़राब नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। खबर तुर्की से आ रही है। तुर्की ने इजराइल से अपने सारे कारोबारिक संबंध खत्म कर दिए हैं। अभी 15-20 दिन पहले मैंने आपको बताया था, तुर्की ने अपने 54 आइटम रोक दिए थे, और ये वो आइटम थे जिसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन में किया जाता है, बिल्डिंगें बनाने में, पुल बनाने में, सरिया, सीमेंट, रेता, बजरी, इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें जो तुर्की इजराइल को भेजता था उसको रोक दिया था। अब खबर आ रही है कि तुर्की ने अपने हर तरह के कारोबारिक संबंध इजराइल से फिलहाल बंद कर दिए हैं। खासकर उन धातुओं को भी रोक दिया है जिसका इस्तेमाल इजराइल हथियार बनाने में करता था। तुर्की कुछ ऐसी धातु इजराइल को देता था जिस धातु से इजराइल अपने देश के अंदर हथियार बनाता था, उस धातु को भी रोक दिया है। तुर्की ने साफ कह दिया है अब कि जब तक इजराइल गाजा में परमानेंट वाला सीजफायर नहीं कर देता है तब तक हम अपने रिश्तों को बहाल नहीं करेंगे। चलिए, कुछ तो अकल आई तुर्की को। कम से कम 6-7 महीने का वक्त गुजरने के बाद, हजारों लोगों की गाजा में मौत होने के बाद, अब तुर्की को थोड़ी सी अकल आ रही है। तुर्की ने इजराइल से अपने सारे कारोबारिक संबंध खत्म किए। इजराइल का विदेश मंत्री चिढ़ गया। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि यह पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। तुर्की ने हमारे साथ कारोबार बंद करके अच्छा नहीं किया है, अब हम तुर्की को दिखाएंगे और कुछ और देशों के संबंध तुर्की से खत्म करवाएंगे और हम
एक बार फिर से तुर्की के बिना भी खड़े होकर दिखाएंगे। मेरे दोस्तों, तुर्की से बहुत बड़ी मात्रा में सामान, जरूरत का सामान इजराइल तक पहुंचता था। फिलहाल अब रोका है तुर्की ने। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने सभी इस्लामिक देशों से कहा है कि हम सभी देश डॉलर का इस्तेमाल करते हैं, क्यों ना हम डॉलर का इस्तेमाल बंद करके अपनी एक खुद की करेंसी बनाएं और उसी में हम सभी देश एक दूसरे से लेन देन करें। हमने अमेरिका के डॉलर को काफी ऊपर पहुंचा रखा है, अमेरिका के डॉलर को त्याग कर अपनी खुद की करेंसी बनाएं और खुद आपस में उससे लेन देन करें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में, फ्यूचर में, यमन जो है वो रूस का सबसे मजबूत साथी होगा। फ्यूचर में यमन ही सबसे ज्यादा साथ रूस का देने वाला है और सबसे मजबूत साथी भी यमन ही बनेगा। वैसे अगर देखा जाए तो बात तो सही है, जितना काम यमन ने किया है इस वक्त आकर, बड़े बड़े अच्छे मुस्लिम देश इस तरह का काम गाजा और फिलिस्तीन के लिए नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में फिलिस्तीन के सपोर्ट में जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, अब इसकी आग जो है वो ब्रिटेन तक पहुंच चुकी है। ब्रिटेन की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में भी अमेरिका की तरह प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। ब्रिटेन और अमेरिका काफी खास दोस्त हैं इजराइल के, और इन दोनों शहरों में अब वहां के स्टूडेंट्स ने एक अच्छी मुहिम छेड़ी है। यूनिवर्सिटीज के बच्चों को अमेरिका तो पीट रहा है, बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। अब ब्रिटेन में भी उसी लेवल की प्रदर्शन वहां के बच्चों ने, वहां के प्रोफेसर्स ने शुरू कर दी हैं। अब देखते हैं कि ब्रिटेन वाले अपने बच्चों के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी वहां पर है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने मुस्लिम जगत से कहा है कि यह आपका धार्मिक फर्ज बनता है कि आप गाजा की मदद करें। गाजा की मदद करना हमारा इस्लामिक फर्ज है, धार्मिक फर्ज है। पूरे इस्लामिक जगत को गाजा की मदद करनी चाहिए। आपको लगातार बता रहा हूं कि इजराइल और उसके नेताओं के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने वाला है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। खबरें ऐसी आ रही थी कि इसी हफ्ते जारी कर दिया जाएगा, लेकिन हफ्ता गुजरने वाला है, अभी तक तो जारी नहीं हुआ है। अमेरिका का प्रेशर लगता है पड़ गया है कोर्ट के ऊपर। फिलहाल नेतन्याहू ने जो बाइडेन से कहा है कि देखिए, अगर हमारे खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अरेस्ट वारंट जारी कर देता है तो हम आपको इस बारे में पहले जानकारी दे देते हैं कि हम फिर फिलिस्तीनी अथॉरिटी को पनिश करेंगे। हमारा अगर अरेस्ट वारंट जारी होगा तो हम फिलिस्तीनी अथॉरिटी को दंडित करेंगे। इस बात की जानकारी हम आपको पहले ही दे देते हैं। नेतन्याहू की इस बात से आपको कुछ समझ आया? अगर आप समझदार हैं तो समझ गए होंगे, फिलिस्तीनी अथॉरिटी और इजराइल की पूरी मिलीभगत फिलिस्तीन के अंदर चलती है। इजराइल चाहे तो फिलिस्तीनी अथॉरिटी को कैसे भी पनिश कर सकता है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी जो है वो फतेह ग्रुप के अंडर में आती है और फतेह ग्रुप के अंडर में ही दुनिया भर की तमाम फिलिस्तीन की एम्बेसी आती है। तो यहां पर एक बार फिर से मैं कहूंगा कि फिलिस्तीनी एम्बेसी को कि हम चंदा देकर अपने पैसे को गाजा के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल नेतन्याहू ने कह दिया है कि अगर हमारा वारंट जारी हुआ तो हम फिर इसको पनिशमेंट देंगे। अब देखते हैं वो किस तरह की पनिशमेंट देता है महमूद अब्बास की सरकार को। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।